बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी की एपिसोड नंबर 18 की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और एज़ यूजुअल मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एपिसोड के लिंक्स ऐड कर दिए हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की किस्त में क्या हुआ तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है कोनिया के बाहर से, जहां पर उमर अता बेग जो है वो जंग की तैयारियां करते हुए नजर आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कोनिया के शहर में दाखिल हो रहे होते हैं और उन्हीं लोगों में कुछ मंगोल भी शामिल होते हैं, यानी कि बायजू नोयान। दूसरी जानब अगर बात की जाए मौलाना रूमी की, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमें वो समा करते हुए नज़र आते हैं, तो ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होती है और जो मंगोल कमांडर हैं बायजू नोयान वो भी उनको देख रहे होते हैं। और उनकी असल में जो यहाँ पर कोनिया के शहर में आने का मकसद भी वो सिर्फ यही है ताकि वो कुछ चीज़ों का मुशाहिदा कर सकें। तो दूसरी जानब अगर बात की जाए तो लोग जो हैं वो सराय में पहुंच जाते हैं ताकि मौलाना रूमी के बारे में बताया जा सके। और उन्होंने बताया भी कि शम्स तबरेज़ी ने मौलाना रूमी को लोगों से दूर कर दिया है और मौलाना रूमी अब दर्स नहीं दे रहे, तो आप कुछ करिए इससे पहले कि हम जो है वो कुछ करें। तो उस पर जो नायब हैं वो कहते हैं कि मौलाना रूमी को कोई भी मतलब वो जो भी इकदाम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, वो किसी भी सूरत में गलत नहीं होंगे। और इसी दौरान जो है वो वज़ीर अली भी कोनिया के अंदर दाखिल होते हुए नज़र आते हैं। मौलाना रूमी समा के बाद अपने हरम की जानब चल पड़ते हैं, लेकिन उनके जो दोनों बेटे हैं वो आपस में एक किस्म से मुबाहिसे में और बहस में पड़ जाते हैं। और जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन जो है वो बहाउद्दीन को ये बात बोलते हैं कि आप मेरे वालिद के मतलब ये जो समा के मामले में उनकी मदद करके अच्छा नहीं कर रहे और आपको इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि वो आप ये क्या कर रहे हैं। और इस बारे में वो बहस करते हुए घर तक भी चले जाते हैं और घर में भी उनकी यही बहस चल रही होती है, जबकि उनके भाई जो है वो बहाउद्दीन, उनका कहना होता है कि मैं सिर्फ अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे वालिद को हमारी ज़रूरत हो और हमें चाहिए कि हम अपने वालिद को समझें, जिससे हो सकता है हम अल्लाह ताला की किसी हिकमत को जो है वो समझ पाएँ। लेकिन जो जैसा कि कीरा खातून को भी ख्वाब में ऐसा दिखाया जाता है कि लोग जो हैं वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी ये बात बोलती हैं कि ये जो शम्स तबरेज़ी हैं इन्होंने हमें मौलाना रूमी से दूर कर दिया है। और वो कहते हैं कि आप हमें चाहिए कि हम ये शम्स तबरेज़ी तमाम लोगों के सामने आकर ये बातें बोले जो कि उन्होंने मौलाना रूमी को बोली हैं, ताकि हम उनको समझ सकें और हम भी उनके दोस्त बन सकें। इसके बाद महल में दीवान दिखाया जाता है, जहाँ पे सुल्तान को बताया जाता है कि जो अमन की पेशकश थी वो कबूल होगी। और बायजू नोयान ने अमन के लिए मतलब ये तमाम चीज़ें मांगी हैं, घोड़े, ऊँट वगैरह, सोना वगैरह, क्योंकि वो जंग जीत चुके हैं। तो वो इस वक्त मंगोल जो हैं वो डिमांड कर रहे थे, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है इस्फहानी का तो ये प्लान नहीं होगा कि इस तरह से अमन हो जाए, क्योंकि वो भी सल्तनत हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए उनका प्लान अलग होता है। और जो बहाउद्दीन और अलाउद्दीन हैं वो शम्स तबरेज़ी और मौलाना रूमी के पास आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि जो बातें आपने मौलाना रूमी को बताई हैं वो आप तमाम लोगों को भी बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते तो लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और उस पर मौलाना रूमी कहते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाना मुझे नुकसान पहुंचाने के बराबर है, मैं और शम्स तबरेज़ी एक ही हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिस तरह खैमों में जिस तरह से वो जंग के बाद वो हालात होते हैं शहर के, उस तरह से दिखाए जाते हैं। वहाँ पे इस्फहानी और इदरीस अफेंदी दोनों घूम रहे होते हैं और इस्फहानी काफ़ी खुश होते हैं कि सल्जूक जो है वो यहाँ पर गिर रहे हैं और एक गिरी हुई सल्तनत को दोबारा उठाना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा और मेरे लिए अब ये तमाम चीज़ें काफ़ी आसान होती जा रही हैं। और उनका दूसरा मकसद ये भी होता है कि वो मौलाना रूमी का ये जो रुतबा है उसको ख़त्म कर सकें और उनकी इज़्ज़त को ख़त्म कर सकें। अब बात कर लेते हैं वज़ीर अली की। तो वज़ीर अली का कहना होता है कि हमें चाहिए कि ये जो नोयान के साथ अमन की पेशकश है इसको कबूल कर लिया जाए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हम इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते तो सल्जूक सल्तनत का खात्मा भी हो सकता है। जबकि दूसरी जानब इस्फहानी जो है वो सुल्तान के
हुजूर में पेश होते हैं। उनको बताते हैं कि वज़ीर अली हो सकता है कमज़ोर हालत में मंगोलों के पास गए हों, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी डिमांड्स करती हैं। तो मैं अब आपकी इजाज़त से जाना चाहता हूँ मुगात, ताकि मैं नोयान से बात कर सकूँ और उनको दिखा सकूँ कि मेरी जो अभी जो सल्जूक सल्तनत है उसमें ताकत है। लेकिन उनका असल मकसद ये होता है ताकि वो वहाँ जाकर जंग को छेड़ सकें और वो कोनिया में हमला करें, जिसकी वजह से सल्जूक सल्तनत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और मैं तख्त को संभाल लूँ। ये तो उनका मकसद होता है। जबकि दूसरी जानब नोयान जो है वो मौलाना रूमी के घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तब मौलाना रूमी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी एक आवाज़ सुनाई देती है तो वो दरवाजे की जानब बढ़ने लग जाते हैं। और सीन में ऐसा ही दिखाया जाता है जैसे कि एक तरफ मौलाना रूमी और दूसरी तरफ नोयान है। लेकिन जब मौलाना रूमी दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने उनकी बीवी मौजूद होती हैं, किरा खातून। और किरा खातून कहती हैं कि हमारे घर में अब एक अजीब सी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक अजनबी शख्स मौजूद है, यानी कि शम्स तबरेज़ी। तो मौलाना रूमी उनको शम्स तबरेज़ी के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन किरा खातून उनको साथ साथ ये भी बता देती हैं कि वो जो है वो उम्मीद से हैं और उनको बच्चा होने वाला है। ये तो अब देखते हैं उस पर। खैर उसमें मौलाना रूमी जो है वो काफ़ी खुश होते हैं और शम्स तबरेज़ी जो है वो शिराज़ी के पास दिखाई देती हैं और शिराज़ी से पूछती हैं कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है। तो शिराज़ी कहता है कि मैं इतनी जल्दी लोगों के बारे में राय नहीं बनाता, हो सकता है कि मुझे राय बनाने में साल महीने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और शिराज़ी का कहना होता है कि मुझे भी लोग ये कई दफ़ा पागल कह देते हैं, जादूगर कह देते हैं। तो कई जो एक अंधे और बहरे शख्स होते हैं वो कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो आप भी इन लोगों के सामने मत जाएं और लोगों को वजाहत ना दें, क्योंकि अगर आप वजाहत देंगे तो जो बहरे और अंधे लोग होंगे वो आपको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो शम्स तबरेज़ी उन्होंने फ़ैसला कर लिया होता है कि हम लोगों के सामने जाएंगे और उनको भी एक दफ़ा ये जो सारी हकीकत है ये बयान करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनको भी मालूम होता है कि कोई भी उनकी बात नहीं समझ पाएगा। लोग कहते हैं कि आपने जिस तरह से मौलाना रूमी को दोस्त बनाया उस तरह से हमें भी दोस्त बना लीजिए। तो आगे से शम्स तबरेज़ी का कहना होता है कि आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मतलब उनका असल में ये मकसद होता है कि जो लोग जो है वो इस दुनिया की लालच में पड़े हुए हैं और ये जो पैसा और इसके अलावा माल दौलत के पीछे पड़े हुए हैं और उनको अपने नफ्स को नहीं पहचानते, तो उनका कहना होता है कि जो शख्स नफ्स को पहचान जाता है वही अल्लाह ताला को पहचान जाता है, तो वही जो है वो हमारा दोस्त भी मान सकता है। उनके कहने का मकसद ये होता है और उस पर जो है वो तमाम लोग काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। इसके बाद दीवान दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुल्तान है वो इस बात का फ़ैसला करते हैं कि इस्फ़हानी को भेजा जाएगा मुगात नोयान के पास, ताकि वहाँ पर जाकर वो इस बारे में अमन की पेशकश को लेकर जाए उनके पास। और इस पर जो है वज़ीर अली और जो नायब होते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं। फिर दोबारा सीन दिखाया जाता है मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी का, और शम्स तबरेज़ी एक दफ़ा फिर लोगों को बात करते हुए बताते हैं कि मतलब कि ये जो हक़ का रास्ता है इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है और मतलब ये जो माल दौलत चाहिए होता है ये किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन लोग उनकी बात को नहीं समझ पाते। और जैसा कि शिराज़ी ने भी बोला था कि ये लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लोग अंधे हो चुके हैं और जो लोग बहरे हो चुके हैं वो कभी भी हक़ की बात को नहीं समझ पाते। और उनका अभी भी यही कहना होता है कि आपने जादू करके मौलाना रूमी को हमसे दूर कर दिया है। और उसके बाद शम्स तबरेज़ी लोगों को पीछे हटाते हुए उस दरगाह से बाहर निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है इस्फ़हानी को अपनी बेटी के साथ। इस्फ़हानी आज के एपिसोड में खुश होता है कि अब मैं अपने मकसद के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और इसीलिए वो अपनी बेटी के सामने भी ये सारी बातें कर देता है और उनको बता देता है कि मैं जो है वो सल्तनत हासिल करना चाहता हूँ और अब मैं जब मुगात जाऊँगा तो वापसी में जो है वो मेरी किस्मत जो है वो मुख्तलिफ होगी और यहाँ पर जब मंगोल हमला करेंगे तो सल्जूकों का नामो निशान मिट कर रह जाएगा। और वो ये भी बात बोलते हैं कि क्या एक औलाद जो है वो अपने बाप के खिलाफ हो सकती है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे सुल्ताना जो है वो अपने पादरी से ये बात कर रही होती हैं कि जब भी कोई बादशाह या कोई भी सुल्तान जो है वो उनके घर औलाद होती है तो वो यही चाहते हैं कि वो बेटा हो ताकि वो तख्त पर उनका वारिस बन सके। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है बेटा और हो सकता है कि
कई दफ़ा जब वो उसके तख्त पर बैठने की बारी आए तो उसको वही बेटा जो है वो अपने बाप का दुश्मन बन जाता है। तो इसके अलावा दिखाया जाता है कि जो उमर अता बेग हैं वो लोग बच्चों को देख रहे होते हैं और खुश होते हैं कि ये लोग जो हैं वो कुछ शो वगैरह वो जिस तरह से उस टाइम पे कोई शो होता था वैसे ही वो एंजॉय कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो मंगोल कमांडर बायजू नोयान है वो भी उमर अता बेग के पीछे दिखाए जाते हैं और जो अफसुन खातून है वो भी उनके पीछे ही होती हैं। तो जब उनकी मुलाकात होती है अफसुन खातून के साथ तो अफसुन खातून से वो इन तमाम बातों का जिक्र भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि आप जो है वो मेरा पीछा क्यों कर रही हैं। तो उस पर वही जो कुछ एपिसोड्स पहले मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी के दरमियान बात हुई थी कि एक परवाने की, जबकि एक परवाना जो होता है उसको आग से मोहब्बत होती है और वो अपने आग के इर्द गिर्द घूमता रहता है और जब वो आग में कूद जाता है तो उसे मोहब्बत मिल जाती है लेकिन वो जल कर राख हो जाता है। तो यही बात वो उमर अता बेग भी कहते हैं कि आप मेरे करीब मत आएँ वरना आप जल कर राख हो जाएंगी। तो आगे से अफसुन खातून का ये कहना होता है कि मैं जल कर राख नहीं होऊंगी बल्कि हम एक हो जाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अफसुन खातून इस सीन में उनको बताने की कोशिश करती हैं कि जो मेरे वालिद हैं ये इनका हो सकता है गद्दारी में हाथ हो, लेकिन वो अभी तो नहीं ऐसा लगता कि जैसे उमर अता बेग को ये बात समझ आई हो। लोग भी शम्स तबरेज़ी को तंग करते हैं लेकिन कीमिया का उनसे ये सवाल होता है कि हम समा क्यों करते हैं, पर जैसे जैसे वो उनको बता रहे होते हैं कि समा के बारे में तो तभी जो अलाउद्दीन है वो भी आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि पहले आपने मौलाना रूमी को हमसे जादू के ज़रिए उनको हमसे दूर कर दिया तो क्या अब आप अपना जादू जो है वो कीमिया पर चला रहे हैं। शम्स तबरेज़ी यहाँ पर अलाउद्दीन बेग को ये बात बोलते हैं कि आप अपने खात्मे का सबब खुद बनेंगे और वो ये बात भी बोलते हैं कि हम दोनों एक ही मतलब आपस में आमने सामने हैं और हम दोनों में से कोई एक दूसरे के खात्मे का सबब बन जाएगा। तो देखते हैं कि हम में से कौन जो है वो दूसरे के खात्मे का सबब बनता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वज़ीर अली जो है वो बिस्तर मर्ग पर मौजूद हैं और उनकी हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक है। लेकिन उमर अता बेग उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या इस्फ़हानी जो है वो इन तमाम बातों के पीछे हो सकता है और क्या वो गद्दारी कर सकता है। तो इस पर उमर अता बेग को वज़ीर अली इस बात के उनको बताते हैं कि मुझे भी इस्फ़हानी पर शक ही रहा है, यानी मैं किसी बात को अभी तक साबित नहीं कर पाया और ना ही अब मेरे में ताकत रही है कि मैं इन तमाम बातों को साबित करूं। लेकिन आपके अंदर अभी ताकत भी है, अभी हिम्मत भी है और अभी आपके पास वक्त भी है कि आप इन तमाम बातों को साबित कर सकें और इस्फ़हानी को रोक सकें। इसके बाद एपिसोड के एंड में वज़ीर इस्फ़हानी जो है वो बाज़ार में दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनके सामने जो है वो बायजू नोयान भी आ जाते हैं लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाते और उनको ऐसा लगता है जैसे ये कोई पादरी हो, जिस तरह से क्योंकि वो उन्होंने लिबास इसी तरह का पहना होता है तो उनको लगता है कि ऐसा कि ये एक पादरी हैं और शायद उनको अभी समझ नहीं आती नोयान है। लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए मुगात जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है तब उनको पता चल ही जाएगा कि यही नोयान था जो कि मुझे कोनिया में भी मिला था। तो यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।